हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर सन 2023-24 का सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पानी में H और O का भार अनुपात है। पहला प्रश्न है पानी में, तो पानी का सूत्र H2O। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है यह 2:1, लेकिन भार का अनुपात पूछा है तो हाइड्रोजन का जो भार होता है 1, यानी 2 हाइड्रोजन का भार 2, ऑक्सीजन का भार 16, तो हो जाएगा 1:8। अगला जो प्रश्न है बहुविकल्पी का दूसरा, ये प्रश्न है निम्न में अनुचुंबकीय है। पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं और प्रतिचुंबकीय। जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे हों उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ऐसे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय। तो इसमें पहला ऑप्शन है Au+। Au मतलब गोल्ड। इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। इसके निकटवर्ती जो है वो है ज़ेनान 4F14 5D10 6S1। इसमें Au+ का पूछा है तो Au का ये होता है 54 14 10 और 1 79। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Au पर प्लस चार्ज, यानी बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ज़ेनान 4F14 5D10 और 6S0, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, डी पूरा भरा या पूरा भरा, यानी इसमें सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पूरे भरे हुए हैं, तो ये होगा प्रतिचुंबकीय। और हमसे पूछा है अनुचुंबकीय निकालिए। अगला आपका ऑप्शन दिया इसी में Cu2+। Cu2+, तो हम पहले निकालेंगे Cu का। अगला ऑप्शन है तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसके निकटवर्ती है आर्गन 18 18 2 20 20 9 29। लेकिन हम जानते हैं कि कॉपर जो पूर्ण भरे डी कोष होते हैं वो अर्ध भरे से ज़्यादा अस्थायी होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये हो जाता है 4s1 3d10। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का ही है। इसमें बाह्य कोष 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक s से और एक d से, तो हो जाएगा आर्गन 3d9। यानी डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 10 हैं, कितने 9, तो ये कैसा होगा अनुचुंबकीय। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि डी में कितने कोष 5 1 2 3 4 4 1 5। हुंड के नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 7 8 9, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये जो बच गया ये पूर्णतः भरा नहीं है, युग्मित नहीं है, अयुग्मित है। तो जिन परमाणु में जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर आपका Cu2+ वाला सही चला जाएगा। जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों, युग्मित हों, उसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। जिनमें कोई ना कोई एक ऑर्बिटल कम से कम अयुग्मित हो, अकेला हो, उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न हमारा है निम्न यौगिकों में वैद्युत संयोजन यौगिक कौन सी है। अब यौगिक आपका वैद्युत संयोजन ये सी वाला पूछा, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व पूछा है। आपको ब्लॉक ढूंढना है। ब्लॉक कितने होते हैं 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर यस में प्रवेश करता है यस उपकोष में तो यस ब्लॉक, पी उपकोष में प्रवेश करता है तो पी ब्लॉक, डी में करता है तो डी ब्लॉक, एफ में करता है एफ ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें पहला है सोडियम। सोडियम के निकटवर्ती है नियान 10, सोडियम का होता है 11, तो ये का 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1, तो होगा 11। बाह्य कोष यस में प्रवेश किया तो यस ब्लॉक का है, लेकिन हमें ढूंढना है पी ब्लॉक। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का 20, इसका हो जाएगा आर्गन 18 और 4s2 18 2 20, तो ये भी नहीं है, और इसमें बाह्य कोष यस में प्रवेश किया तो यस ब्लॉक। हमें ढूंढना है पी ब्लॉक। अगला है कापर। कापर का हो जाएगा अभी निकाले हैं आर्गन 4s1 3d10। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में, डी कोष, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला हो जाएगा Sn टिन। टिन का होता है 50, क्रिप्टॉन 36 10 46 36 10 46
2 48 6 54। बाई कोष किस में गया, पी में, 5 पे इलेक्ट्रॉन अंतिम जा रहा है तो किस उपकोष का होगा, पी उपकोष का। और हमें या पी ब्लॉक का, तो हमें पी ब्लॉक ही छांटना था। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी उपकोष में। तो हमारा जो एसन है, टिन है, ये पी ब्लॉक का तत्व होगा। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों में वैद्युत संयोजन यौगिक छांटिए। वैद्युत संयोजन यौगिक क्या होते हैं, जिनमें वैद्युत संयोजन यौगिक का एक और नाम है आयनिक यौगिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन दे और इलेक्ट्रॉन ले, यानी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण या आदान प्रदान हो। जैसे पहला ऑप्शन है HCl, तो HCl में सहसंयोजक बंध है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला इसमें एग्जाम्पल है NH4Cl। हम जानते हैं कि जो NH4Cl होता है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज, NH4 इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस चार्ज, और प्लस माइनस यानी आयनों द्वारा बना बंध कहलाता है आयनिक बंध, या इसे बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। NH4Cl कौन सा यौगिक है, वैद्युत संयोजन यौगिक। NH4Cl में तीनों बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि NH4Cl में कितने बंध पाते हैं। NH4Cl में तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अगला है OF2 एवं H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है किसमें, OF2 और H2O2 में। तो पहले हम ले रहे हैं OF2, आपका ये है F वाला बहुविकल्पीय का F क्वेश्चन OF2। हम जानते हैं कि F की ऑक्सीकरण, F की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो इस ये माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस होगा। फ्लोरीन पे 1 माइनस तो इस पर 2 प्लस निकाल भी लेते हैं। माना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X प्लस, फ्लोरीन की -1 कितना है 2, ऊपर पूरा चार्ज 0, तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर +2, यानी यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है +2। अगला पूछा H2O2। H2O2 का नाम है पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 और पराक्साइड में होती, ऑक्साइड में होती है -2 और पराक्साइड में होती है -1, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1, निकाल भी लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम जानते हैं +1 होती है, हाइड्रोजन धनात्मक परमाणु है। हमें निकालना ऑक्सीजन की, कितने ऑक्सीजन है 2, तो माना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X 2 है तो 2X प्लस हाइड्रोजन की 2 गुणे 1 की +1, पूरे के ऊपर चार्ज, कोई चार्ज नहीं तो 0, 2X + 2 बराबर 0, 2X बराबर ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, तो X बराबर 2 से 2 कट जाएगा -1, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की यहाँ है +2 और यहाँ है -1। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है ई के, ये ई था, लास्ट F वाला है, टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समावयवी की संख्या ज्ञात कीजिए। टार्टरिक अम्ल, टार्टेरिक एसिड, तो पहले हम टार्टरिक अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं। टार्टरिक अम्ल जो होता है ये होता है CHOH CHOH और ऊपर होता है C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। ये टार्टरिक एसिड का सूत्र है। अब हमें इसमें निकालना है प्रकाशिक समावयिता। तो प्रकाशिक समावयिता क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जिसका व्यवहार अलग अलग हो, ऐसे त्रिविम समावयवी जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी, तथा घटना कहलाती है प्रकाशिक समावयिता। इसकी हम अगर बहुविकल्पीय में पूछा जाता है तो इसको हम निकालते हैं, एक फार्मूला होता है कि अगर कायरल कार्बन मान लो n हो तो टोटल संख्या होती है 2n-1। अब कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग कार्बन से, अलग अलग परमाणु से संतुष्ट होती है, 4 बंध बनाए चारों अलग अलग परमाणु से, तो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कार्बन एक बंध ऑक्सीजन से, एक बंध इससे, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो 2 बंध ऑक्सीजन से संतुष्ट हो रहा है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक COOH और एक CHOH COOH, यानी ये आपका कायरल कार्बन है। यहाँ देखिए COH, एक H, एक COOH, एक CHOH COOH, यानी ये भी कायरल कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ पर देखिए
सी डबल बॉन्ड हो, यानी इसकी चारों संयुक्ताएं 4 अलग अलग परमाणु से लगनी चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड O से लग गया, यानी हमारे पास कायरल कार्बन की संख्या 2 है, तो n का मान 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 में 1 गई 3, यानी इसमें संभावित जो होंगे प्रकाशिक समावधि ये होंगे 3। ऑप्शन नंबर 3 से ये 3 समावधि होंगे। मान लो यही क्वेश्चन लघुत्तरीय या अतिलघुत्तरीय या पूरा आ गया, तो इसकी प्रकाशिक समावधि कैसे बनाते हैं देख लीजिए। जैसा हमारा बायां हाथ दायां हाथ का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब अनाध्यारोपित प्रतिबिंब। जैसे दायां हाथ हमारा है, ये बायां हाथ और दाहिने हाथ को मिलाएंगे तो इस पर अनाध्यारोपित कर रहा है, मिरर इमेज तो बन रहा है, लेकिन देखिए अंगूठे से कानी उंगली मिल रही है, इस कानी उंगली से अंगूठा मिल रहा है, यानी नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है। तो ये दोनों फॉर्म है, ये एक फॉर्म डी होता है, एक फॉर्म यल होता है, तो इसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखिए पहला दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप देखते हैं कि जो दायां हाथ होता है वो बायां हो जाता है, बायां हाथ दायां हाथ हो जाता है, यानी इसमें परमाणु आगे पीछे हो जाएंगे। देखिए जो OH दाहिनी तरफ था वो बाईं तरफ हो जाएगा, जो OH बाईं तरफ था वो दाहिनी तरफ, बाकी ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका नाम कैसे लिखते हैं? ऐसा जिसमें कायरल कार्बन का कोई ग्रुप जो इससे ग्रुप लगा हो बाईं तरफ हो उसे बोलते हैं यल। इसका नाम क्या है? टार्टरिक एसिड, तो इसे बोलेंगे यल टार्टरिक एसिड, अथवा इसे बोलते हैं माइनस लिबोरोटेटरी। अगर कायरल कार्बन से जो कोई ग्रुप जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप वो दाहिनी तरफ हो तो इसे बोलते हैं डी फॉर्म। डेक्सोरोटेटरी डी टार्टरिक एसिड, आर इसे बोलते हैं प्लस, यानी 2 फॉर्म ये हो गया। अब OH अगल बगल है, अपोजिट साइड में है। अगर हम सेम साइड लेकर आए, जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड OH, सी एक तरफ H हो जाए और एक तरफ OH हो जाए, सी डबल बॉन्ड OH। इसमें पाया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। H बीच से हम कोई रेखा खींचेंगे तो ऊपर का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। देखिए C पे C बन रहा है, H पे H, OH पे H, C डबल OH पे C डबल OH, तो इसे बोलते हैं मिरर इमेज। अब ऐसे कंपाउंड को जिनका प्रतिबिंब ऊपर नीचे बनता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड, तो ये कहलाएगा मीजो टार्टरिक एसिड। तो इसके कितने फॉर्म हुए? यल फॉर्म यानी लेबोरेटरी, डी फॉर्म डेक्सोरोटेटरी और मीजो फॉर्म। ये टार्टरिक एसिड के कितने समावधि? 3 समावधि संभव हैं। अगला प्रश्न है आपका स्थान समवायिता को एक उदाहरण द्वारा, ये दूसरा खंड शुरू हो रहा है, स्थान समवायिता को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम बात करेंगे स्थान समवायिता क्या है। स्थान समवायिता जो है वो त्रिविम समवायिता का एग्जाम्पल है, संरचनात्मक समवायिता का। ये किसका एग्जाम्पल है? संरचनात्मक समवायिता का पार्ट है। अगर संरचनात्मक समवायिता पढ़ते हैं तो उसमें एक समवायिता आता है स्थान समवायिता, उसको हमें एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो इसमें क्या होता है कि कोई क्रियात्मक समूह है या फिर मान लीजिए गुणित बंध लगा है, गुणित का बंध का मतलब डबल बॉन्ड, उसमें स्थान का अंतर है। किसका अंतर है? स्थान का। इसे बोलते हैं स्थान समवायिता। तो ऐसे संरचनात्मक समवायी जिसमें क्रियात्मक समूह अथवा गुणित बंध में स्थान का अंतर पाया जाए उसे बोलेंगे स्थान समवायी, तथा पूरे घटना को बोलेंगे स्थान समवायिता। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए हम गुणित बंध का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 2 1 3 1 4। तो यहाँ दूसरे कार्बन पर लगा है डबल बॉन्ड और 1 2 3 4, यानी ये कहलाएगा 2 ब्यूटीन। क्या कहलाएगा? 2 ब्यूटीन। देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो ये कहलाएगा 1 ब्यूटीन। देखिए अणुसूत्र समान है लेकिन इसकी संरचना में जो डबल बॉन्ड का स्थान में अंतर है तो ये कहलाएगा स्थानीय समवायिता। मान लीजिए हम क्रियात्मक समूह में कोई एग्जाम्पल लें, जैसे हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 OH, तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रूफ सिंगल बॉन्ड N
OH है तो आल, प्रोपेनॉल। कितने कार्बन पर लगा है OH? एक, तो हो गया 1 प्रोपेनॉल। यही OH में क्रियात्मक समूह में स्थान का अंतर आ जाए, यानी ये पहले कार्बन से न जुड़कर दूसरे कार्बन से जुड़ जाए, 1 2 3, और किस कार्बन से जुड़ा? दूसरे कार्बन से, तो ये कहलाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो इसमें किसका अंतर है? क्रियात्मक समूह समान है लेकिन क्रियात्मक समूह के स्थान में अंतर है, तो ये कहलाएगा स्थानीय समावयिता, और ये आपस में कहलाएंगे स्थानीय समावयवी। दूसरे का बी पार्ट है जो ये इस प्रश्न में पूछा गया है, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा ऑक्सीकारक तथा कौन अपचायक है। तो इसमें अभिक्रिया दी हुई है 2Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KCl प्लस I2। देखिए सिर्फ हमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटना है। इसकी कई विधियां हैं निकालने की। इसे ऑक्सीजन अपचयन निकालना है तो ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, कई सारी विधियां हैं। लेकिन हम सबसे आसान वाली विधि आपको बता रहे हैं कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले सबकी, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उसी का होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। जैसे Ki में K का +1 तो I का -1, Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक Cl का -1 एक Cl का +1, तो आ जाएगा पूरी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर भी K का +1 Cl का -1, I2 का 1 का -1 1 का +1, यानी पूरी ऑक्सीकरण संख्या 0। देखिए K का +1 यहाँ भी +1, K की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पोटेशियम का ना ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन। यहाँ पर I देखिए, I आ रहा है -1 से 0, -1 से 0 माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण जो करा रहा है, कौन करा रहा है? Cl2, तो आपका Cl2 कहलाएगा ऑक्सीकारक। सबसे आसान विधि है। ऑक्सीकरण हो उसके बगल वाला ऑक्सीकारक, अपचयन हो उसके बगल वाला अपचायक। Cl2 से देखिए -1, 0 से -1, 0 से माइनस में जा रहा है यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी, उसको बोलते हैं अपचयन। और अपचयन किसके द्वारा हो रहा है? Ki के द्वारा, तो Ki जो है वो कहलाएगा अपचायक। इसको निकालने की और विधियां हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण। कौन करा रहा है, कैसे निकल रहा है? Cl2 के द्वारा, तो Cl2 कहलाएगा ऑक्सीकारक। Cl2 से के Cl यानी -1 0 से, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो अपचयन किसके द्वारा अपचयन हो रहा है? Ki के द्वारा, तो Ki क्या कहलाएगा? अपचायक। अगला प्रश्न है सी वाला खंड कि एक समीकरण दिया है, ये किस नियम को परिभाषित करता है। वैसे आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, लेकिन बाई चांस आ जाए, पहले ये द्रव की अवस्था में था, गैसीय अवस्था द्रव का समीकरण, अब वो आपको कक्षा 11 के सिलेबस से हटा दिया गया है। देख लीजिए प्रश्न यहाँ, BT बराबर B0 1 + T/273। ये पूछा है कि नियम को परिभाषित कीजिए। कौन सा नियम है और नियम को भी परिभाषित करना है। तो देखिए जो V है, वॉल्यूम है आपका T टेम्परेचर पर, वो T के समानुपाती है, यानी B समानुपाती T। ये कौन से नियम को बताता है? ये बताता है चार्ल्स के नियम को। किसके नियम को? चार्ल्स के नियम। अब चार्ल्स का नियम है क्या? नियम को बताना है, तो चार्ल्स का जो नियम है ये होता है एट कांस्टेंट P B प्रोपोर्शनल टू T। पूरा अगर नियम लिखना हो तो स्थिर दाब पर दी हुई निश्चित मात्रा की गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। और ये समीकरण किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स के नियम के द्वारा। चार्ल्स का नियम भी हो गया। अगर मान लीजिए और लिखना चाहें तो B, ये यहाँ गुणा है करेगा भाग, B/T बराबर कांस्टेंट। अगर मान लीजिए दो गैसें हैं तो पहला का B1/T1 बराबर B2/T2, ये हो जाएगा। और फॉर्म लिखना चाहें इसका तो ये B1 B2 यहाँ नीचे आ जाएगा, B1/B2 बराबर T1/T2, ये एक और फॉर्म हो जाएगा इसका। तो ये कौन सा नियम है? ये है चार्ल्स का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में
सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है सिग्मा बंध और पाई बंध। तो हमें पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा कि किसी बंध में कितने सिग्मा और कितने पाई आबंध होते हैं। तो पहले हम ये नोट करेंगे। जैसे हम ये जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो त्रिआबंध तो एक सिग्मा और दो पाई। इसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। जैसे हमारा पहला दिया C2H2, इसमें पहला पोर्शन दिया है C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन। दो कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो ये जोड़ दिए CH और ये जोड़ दिया CH। कार्बन आता है चार बंध, बना है एक बंध, तो बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि एकल बंध में एक सिग्मा, तो एक सिग्मा हो जाएगा, और त्रिआबंध में एक सिग्मा दो पाई। तो कुल हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे कुल 1 2 3, 3 सिग्मा कामा 2 पाई, ये आपका हो जाएगा 3 सिग्मा और 2 पाई। अगला एग्जाम्पल इसका बी वाला पूछा है, ये है C2H4, दो कार्बन पर चार हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पर दो हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से हम दो हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। हम पहले से जानते हैं एक एकल बंध में एक सिग्मा, तो चारों पे 4 सिग्मा हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 4 1 5, 5 सिग्मा और एक पाई, इसका उत्तर ही हो जाएगा 5 सिग्मा 1 पाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। देखिए तीसरे का पहला खंड पूछा है आपका कि IUPAC नाम बताना है। जैसे पहला दिया है CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, सबसे आसान दे दिया। IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। देखिए पहला नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह को पहला स्थान दिया जाए, कम से कम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, यानी सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला आ रही है 4। जो कार्बन की श्रृंखला से बच जाए वो पूर्व लंग, उसको लिखते हैं पहले। क्या बचा? 2 मेथिल। कितने पर हैं? दोनों 2 2 पे हैं, यानी 2 कामा 2, 2 के लिए डाई, CH3 के लिए मेथिल, यह आपका हो गया पूर्व लंग। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N। C डबल OH के लिए लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, तो इसका पूरा IUPAC नाम हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी में अगला दिया है CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 OH, और यहाँ से लगा है CH3, यहाँ से लगा है C2H5। इसको करिए जल्दी से, हम देखें आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। आ रहा है इसमें, तो करिए इसको जल्दी से। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। क्रियात्मक समूह लगा है पहले पर, यानी कम से कम अंक मिला है। अब देखिए आपके पूर्वलंग 2 हैं, एक CH3 है एक C2H5। जो पूर्वलंग है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, तो CH3 के लिए मेथिल और C2H5 के लिए एथिल, तो हम पहले एथिल लिखते हैं, ई आता है। मेथिल के लिए यम आता है तो पहले ई आएगा, तो कितने पर लगा है? 2 पर, यानी हो जाएगा 2 एथिल। अगला क्या है? मेथिल, कितने पर लगा? 4, तो हो जाएगा 4 मेथिल। कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन, कितने पर लगा? 1 पर, 1 लिखेंगे नहीं तो हो गया हेक्सेनाल, तो होगा 2 एथिल 4 मेथिल हेक्सेनाल। अगला प्रश्न है आपका बी नंबर है इसका, HF द्रव है जबकि HCl गैस, कारण बताइए।
आपको बताना है कि HF द्रव के अवस्था में क्यों पाया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका सिंपल सा रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि HF परमाणु हमेशा सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा बंध पाया जाता है इनमें? सहसंयोजक बंध। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनेशन होती है कि कोई भी, आप इसमें देखिए HF है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। ऐसे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और फ्लोराइड पे माइनस चार्ज। ऐसे ये भी फ्लोरीन माइनस खींचेगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन के बीच निकटवर्ती जो हाइड्रोजन होगा उसके बीच एक बंध बन जाता है और इस प्रकार बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण जो HF है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है, आवर्त सारणी में इसके स्थान की विवेचना कीजिए। परमाणु क्रमांक 25 वाला जो तत्व होता है वो है मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25। तो हम निकालेंगे, मैग्नीज का निकालना है आवर्त सारणी में। तो मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये निकटवर्ती आपका हो जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद 4s, उसके बाद 3d। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20, 20 5 25। अब इसमें निकालना है वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। पहले हम निकालेंगे आवर्त। तो जो बाह्य कोश होता है वो आवर्तों की संख्या के बराबर या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है, वही आपका कहलाता है आवर्त। इसमें तीसरा कोश और चौथे कोश, तो तीसरे और चौथे कोश में बाह्य कोश आपका 4 है, तो आपका मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा 4 या आवर्त की संख्या हो जाएगी 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में, ये n+l रूल या बाउ के नियम से, लेकिन आपका बाह्य कोश कौन सा है? 4, तो ये कहलाएगा आवर्त की संख्या 4। अगला है आवर्त के बाद ब्लॉक। ब्लॉक होता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व में जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वही उसका कहलाएगा ब्लॉक। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में, यानी ये किस ब्लॉक का होगा? d ब्लॉक। और जब हम d ब्लॉक के लिए वर्ग निकालते हैं तो ये होता है n में इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d में इलेक्ट्रॉन। n यानी बाह्य कोश n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। n-1 या 4 में गई 3d में इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 + 2 = 7। आप आवर्त सारणी खोल के देखिएगा, मैग्नीज परमाणु का आवर्त 4, ब्लॉक d और वर्ग 7 है। अगला प्रश्न दिया है हाइड्रोजन वर्ग के, हाइड्रोजन गलत लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को संक्षेप में कीजिए। आपको बताना हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका डी क्वेश्चन है, तीसरे का डी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको बताना है। हाइड्रोजन ने ये बताया था कि कोई छोटा कण है, सूक्ष्म कण है, गतिशील कण, जैसे इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, उसका अगर हम वेग निकालें, स्थिति निकालें और संवेग या वेग, तो दोनों का यथार्थ एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। यानी स्थिति निकालेंगे तो संवेग या वेग में त्रुटि आ जाएगी, अगर वेग सही निकाल लेंगे तो स्थिति में त्रुटि आ जाएगी। जैसे हम मान लीजिए इसके लिए एक समीकरण दिया, वो समीकरण है ΔX × ΔP इज ग्रेटर देन h/4π। ये समीकरण दिया हाइड्रोजन वर्ग में। चूंकि हम जानते हैं ΔP बराबर होता है m × b, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, p बराबर m × b। चूंकि द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान किसी का चेंज नहीं होगा, ΔV चेंज होगा, तो ये आपका अगले लाइन में ले सकते हैं ΔX × m ΔB = h/4π। ये यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ जगह गुणा करेगा, गुणा कर रहा है, जगह भाग करेगा, तो ΔX × ΔB = h/4πm। ये मान जो होता है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो हम कभी भी इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेग लो
तो यम रहेगा और संवेग लो तो यहाँ से यम हट जाएगा। तो नियम ये कहता है कि कोई छोटा गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई अति सूक्ष्म गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग या संवेग भी कह सकते हो का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। एक निकालोगे तो एक में त्रुटि आ जाएगी। यही हाइजेनबर्ग की निश्चितता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त एवं द्वितीय वर्ग में स्थित तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है किस आवर्त के? तृतीय आवर्त के। तो तृतीय आवर्त का निकाल देंगे, बहुत आसान है। तृतीय आवर्त का है, कहाँ शुरू है? सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आपका तृतीय आवर्त है। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये निकटवर्ती हीलियम के हैं, तो इसको लिख देंगे हीलियम 3s1, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। नियान का है, 10 नियान का होता है, नियान 3s1 ऐसे बढ़ाएंगे, 3s2 ऐसे बढ़ाएंगे, 3s2 के बाद 3p1, 3p2, 15, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। इसके आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तक सब में कॉमन रहेगा। ये होगा किस आवर्त का? तृतीय आवर्त का। अब आपको निकालना है द्वितीय वर्ग का। तृतीय आवर्त के साथ आपको द्वितीय वर्ग का निकालना है। देखिए द्वितीय आवर्त नहीं पूछा है, द्वितीय वर्ग पूछा है। जो द्वितीय वर्ग होता है वो बेरिलियम से शुरू है। बेरिलियम 4, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। द्वितीय वर्ग, हाँ द्वितीय वर्ग ही है। अब देखिए इसमें पहले हमें निकालना है परमाणु क्रमांक। अगर हम परमाणु क्रमांक जानते हैं तो हमारा लग जाएगा। चूंकि हम जानते हैं पहले आवर्त में 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त जब शुरू होता है तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4। हम जानते हैं किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n², यानी 2, 8, 18, 32 पर लागू होती है। हम जानते हैं दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इसमें जोड़ दो, 8, 4, 12, फिर 8 जोड़ दीजिए कैल्शियम का 20। आप आवर्त में चौथे से 18 जोड़ेंगे तो 20, 18, 38, फिर इसमें 18 जोड़ दो, 38 और 18, 8, 8, 16, 3, 1, 4, 5, 56, इसमें जोड़ दो 32, तो हो जाएगा 6, 2, 8, 5, 3, 8, 88। अब इसमें हम इसके निकटवर्ती अक्रिय गैस देखेंगे। चूंकि हम जानते हैं एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। किसी वर्ग किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक समूह या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता आएगी। समानता इसलिए आती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उनके गुणों में क्या होती है? समानता। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी समानता आएगी। इसके निकटवर्ती है हीलियम। हीलियम का हो जाएगा, इसका जो होता है 1s2, 2s2, 2, 2, 4, यानी 1s2 की जगह हीलियम 2s2। तो अगला परमाणु होगा हो जाएगा 3s2, अगला हो जाएगा 4s2, फिर 5s2, फिर 6s2, 7s2। ये ट्रिक से हमने लिख दिया क्योंकि किसी कोष में वर्ग में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, अब कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरे वर्ग में दूसरा कोष, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, लास्ट में 7वां आवर्त, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। इसके निकटवर्ती कौन है? नियान। नियान के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टान, क्रिप्टान के बाद जनान, जनान के बाद रेडान। रेडान का होता है 86, 86, 2, 88, 54 और 2, 56, 36, 2, 38, 18, 2, 20, 10, 2, 12, 2, 2, 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया ये द्वितीय वर्ग का। अगला प्रश्न है, क्लोरीन व फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा? क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा अधिक ऋणात्मक होगी? इसको बोलते हैं एक और भाषा में इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो हम जान जाएं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या?
तो हम निकाल लेंगे कि फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन की। जब हम किसी गैसीय विद्युत परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंद होता है। जैसे फ्लोरीन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो इस जगह F माइनस, ऐसे Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Cl-, जिसमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज़्यादा होगी। अब हम F और Cl में देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होगी, कारण बताना है। चूंकि F का परमाणु क्रमांक होता है 9 तो हो जाएगा 2,7, यानी F में 2 कोष पाए जाएंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, हो जाएगा 2,8,7, यानी इसमें 3 कोष पाए जाएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे तो इसमें 2 कोष हैं, इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है, इसका आकार छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पास पास है। तो जब बाह्य वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराएंगे तो इसमें होगा प्रतिकर्षण और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी कम और क्लोरीन की हो जाएगी ज़्यादा। एक बार फिर से देख लीजिए, फ्लोरीन और क्लोरीन में वैसे तो देखा जाए FCl-Br ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये हैलोजन परमाणु में, लेकिन क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान घटता ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा फ्लोरीन में तो फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या बहुत कम है, सबसे कम है परमाणु त्रिज्या कम है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व ज़्यादा है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो आएगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगी कम। यही क्लोरीन में कोषों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है, तो फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर कर जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका चौथे का बी नंबर है। अगला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। जैसा हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध होता है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को, किन्हीं भी 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन की, तो साझे का इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन की, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से थे तो H सिंगल बॉन्ड Cl। लेकिन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, उस पर हो जाएगा कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पार्शली खींच लेगा, तो जो खींचेगा उस पर चार्ज हो जाएगा माइनस और जो देगा उस पर चार्ज हो जाएगा प्लस। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का, निगेटिव वाले का, सहसंयोजक बंध को के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कोई भी 2 परमाणु होगा, जो ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस खींचने की घटना को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 पिकोमीटर है जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटॉन की संख्या बताइए। 1 जूल ऊर्जा दे रहा है, इसमें फोटॉन की संख्या को बताना है। देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, चूंकि हम जानते हैं ऊर्जा E बराबर होता है hν, उसी से हमारा लग जाएगा क्वेश्चन। 4000 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य को लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, चौथे का C नंबर। ये प्रश्न आपका 3 नंबर में चल रहा है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4000 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो हो जाएगा 4 10 गुणे 10⁻3, ये होगा 4000 गुणे 10 पिकोमीटर में होता है -12 पिकोमीटर, तो होगा 4 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। ये आपका आ गया लैम्डा का मान। अगला प्रश्न दिया है, इसी में दिया है जो 1 जूल ऊर्जा
दी में फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फोटान, एक फोटान की ऊर्जा हम जानते हैं, एक फोटान की ऊर्जा, तो जो हमारी ई होती है वो ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो जगह एच सी अपान लेमडा। एच है प्लांक नियतांक, मान हम जानते हैं 6.62 गुणे 10 घात -34 गुणे सी का मान प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे लेमडा का मान दिया है इसमें 4000 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की पावर -9 मीटर। ये आपका हो गया। अब इसको हम एक फोटान की ऊर्जा का मान निकाल लेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 2 बचा 4 पंचे 20, 4 6 24, 2 बचा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 4 एकम 4, 2 26, 4 6 24, हाँ सही 4। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 6 18 19, 3 एकम 3 1 4, 4.965 गुणे 10 घात 34 8, तो ये -9 है, ऊपर जाएगा +9, तो +9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 घात -34 + 8 + 9, 9 8 17, 34 में 17 गया, 34 में जब आपका 17 जाएगा तो बचेगा 17, माइनस चिन्ह बढ़ा है तो 10 घात -17, इतने जूल ऊर्जा आ जाएगी। ये आ जाएगी एक फोटान की ऊर्जा। आपको पूछा है कि 1 जूल ऊर्जा दें तो फोटान की संख्या, यानी कुल ऊर्जा का मान दिया है, तो कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी एक फोटान की ऊर्जा गुणे फोटान की संख्या। तो कुल ऊर्जा कितनी है? 1 जूल। 1 जूल ऊर्जा हमें दिया है। एक फोटान की ऊर्जा का मान हम निकालें कितना, 4.965 गुणे 10 घात -17। और फोटान की संख्या को हम मान लेंगे कितनी है, n है। फोटान की संख्या का मान निकालना है। ये यहाँ कर रहा है गुणा, इधर जाएगा भाग देगा, तो n बराबर हो जाएगा 1/4.965 गुणे 10 घात 17, नीचे रहेगा ऊपर जाएगा 10 घात +17। इसको हम भाग करेंगे, एक यहाँ 10 ला सकते हैं, 10/4.9 गुणे 10 घात 16, ये मान आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2.01 गुणे 10 घात 16, इतने फोटान की संख्या आ जाएगी। हमें निकालना था फोटान की संख्या, कुल ऊर्जा दी थी, एक फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू या E बराबर hc अपान लेमडा से निकाल लिए। कुल ऊर्जा बराबर होती है एक फोटान की ऊर्जा गुणे फोटान की संख्या। यहाँ गुणा कर रहा था तो हम 1 से भाग कर दिए, n का मान निकल आया। अगला जो प्रश्न है आपका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। हम यहाँ पर हल कर रहे हैं 2023-24 का मॉडल पेपर रसायन विज्ञान का। 2022 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ है। Na2SO4 में जो तत्व हैं जितने भी, सबका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इसका आता है यूरिया का, आता है ग्लूकोज का। 3 तत्व का आप निकाल लीजिएगा, सोडियम सल्फेट, यूरिया और यूरिया के ग्लूकोज। 3 कंपाउंड का द्रव्यमान प्रतिशत आपके एग्जाम में मस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आने का। अगला प्रश्न है Mn2+ के 5वें का पहला खंड, Mn+2 इलेक्ट्रॉन विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, उसके बाद पता चलेगा युग्मित है कि अयुग्मित। हमें निकालना है Mn2+। तो मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 25। हाँ, तो हो जाएगा आर्गन 18, 4s2 20, 3d5, 20 5 25। हमें निकालना है Mn2+, यानी इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बाय कोश से निकलता है, बाय कोश 3 न होकर 4 है, तो 4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये बचेगा 4s0। 4s0 ना लिखें तब भी सही है, 3d5, यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को बना देंगे 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार से। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है।
अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित, 1 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित। 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वें में अगला प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में n बराबर 3 से n बराबर 1 वापस आने वाले इलेक्ट्रॉन से संबंधित व्यंजक ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फार्मूला पढ़े हैं 1/λ बराबर, ये 5वां प्रश्न है आपका, RH 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये 1/λ तरंग दैर्ध्य है, इसको एक और भाषा में बोल देते हैं या लिखते हैं न्यू डैश, तरंग संख्या। तरंग संख्या और 1/λ का मान बराबर होता है। RH क्या है, RH और किस कोश से आ रहा है, n1 बराबर तीसरे से पहले कोश में आ रहा है, तो n1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 1 नम 1 9 और में 1 गई 8, 8/9, तो आपका आ जाएगा न्यू डैश बराबर RH 8/9। यहाँ पर न्यू डैश जो है यह आपका है तरंग संख्या, लैम्डा है आपका तरंग दैर्ध्य, RH है रिडबर्ग नियतांक, H फार है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 10.9677 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना मान होता है RH के लिए। इसे रिडबर्ग ने बताया था, हाइड्रोजन के लिए इतना मान होता है तो इसे बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। ये हो गया आपका तीसरे कोश से पहले कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन का संबंधित व्यंजक। अगला है 5वें का बी, दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण अथवा दोष बताइए। देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी भी हम 2022 वाले पेपर में सॉल्व करा चुके हैं। दोष इसके नहीं बताए थे, तो दोष ये भी है इसका, दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो दोष में 2 मेन दोष हैं। पहला दोष है हाइड्रोजन की स्थिति इसमें निश्चित नहीं है, हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखा गया है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे क्षार धातु हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या है, अधातु, तो इसे क्षार धातु के साथ क्यों रखा गया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी बता नहीं पाई। दूसरा लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद 14 तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, जो आवर्त सारणी के बाहर नीचे 2 कॉलमों में रखे गए हैं। तो आवर्त सारणी बनाई गई थी कि हम तत्वों के गुणों के अध्ययन करें, तो उसे आवर्त सारणी के बाहर नहीं रखना जाना चाहिए, आवर्त सारणी में रखना चाहिए। तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के 2 मुख्यतः दोष हैं। अगला है निम्नलिखित अपक्रिया को संतुलित करना है, इस अपक्रिया को हमें संतुलित करना है ऑक्सीकरण विधि से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, हमें इस अपक्रिया को संतुलित करना है ऑक्सीकरण विधि से। कभी कभी पेपर में ऑक्सीजन विधि से पूछ लेता है, तो ऑक्सीजन का मतलब ही है ऑक्सीजन का जुड़ना, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। अपक्रिया दी हुई है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये आपका होगा अभिकारक गिब्स आउट। Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज, ये आपकी अपक्रिया दी हुई है। इस अपक्रिया को आपको ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करना है। ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करने में हम पहले बता चुके हैं आपको कि पहले हमें ऑक्सीकरण सबके ऊपर लिख देना है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा वो एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा, उसी को हम ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करेंगे। आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए 2K प्लस और Cr2O पे 2 माइनस, यानी Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पे है 2K प्लस, यहाँ है 2K प्लस यहाँ, यानी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या में चेंज नहीं हो रहा है। तो Cr कहाँ है, एक Cr ये है, Cr2SO4 3 दूनी 6 और Cr पर 2, 3 दूनी 6, 1 पर 3 प्लस, यानी हो जाएगा Cr+3। इसको संतुलित करेंगे, चूंकि H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है तो ये अम्लीय माध्यम में है। H2SO4 में SO4 का 2 माइनस, SO4 का 2 माइनस, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ भी ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, Fe में चेंज होगा। SO4 2 माइनस Fe, तो Fe का हो जाएगा Fe2 प्लस,
गिव्स आउट। यहाँ होगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 Fe पे 6 प्लस 1 Fe पे 3 प्लस, यानी Fe के ऊपर 3 प्लस। यह आपका अर्ध समीकरण बन गया। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, उसे अर्ध समीकरणों में डिवाइड कर लेंगे। एक का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन। ध्यान से देखिए यहाँ पे, चूंकि Fe3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ये संतुलित हो गया। Cr2O7 डबल माइनस और यहाँ Cr+3, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 से गुणा, 2 Cr संतुलित। ऑक्सीजन की संख्या 7। अम्लीय माध्यम में जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, इधर 7 ऑक्सीजन की कमी है, उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ देंगे 7H2O। जहाँ हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो, उधर जोड़ देते हैं H+। 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ जोड़ देंगे 14H+। अब ये समीकरण संतुलित है, लेकिन हमारे यहाँ H+ संतुलित नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर 14 प्लस में 2 गया, यानी 12 प्लस है, और यहाँ 2 3 6 प्लस है, तो इसमें क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। तो यहाँ पर 12 प्लस थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस, तो 12 में 6 गई 6, यहाँ 2 3 6, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। दोनों अर्धरेडाक्स समीकरणों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। समीकरण 2 को 6 से हम क्या कर देंगे, गुणा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर किए हैं, किसी से गुणा नहीं, तो पहला है Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस यहाँ 6 से गुणा है, तो 6Fe2 प्लस। बायां पक्ष बायां तरफ, दाहिना पक्ष दाहिना तरफ, यहाँ पर 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस Fe3 प्लस। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। Cr2O7 डबल माइनस किसके साथ था, पोटेशियम के साथ। 2 के लग जाएगा, या 2 माइनस हट जाएगा, यानी आपका बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस। देखिए अगला है Fe2 प्लस। Fe के साथ क्या था, SO4, तो हो जाएगा Fe2 प्लस हट जाएगा, इससे लग जाएगा SO4। कितना आया, 6, तो हो जाएगा 6FeSO4 प्लस 14H प्लस। H प्लस किससे जुड़ा है, SO4 के साथ। SO4 पर 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा H2। हमें लाना है 14, तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 2 3, ये होगा गिव्स आउट। क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है Fe3 प्लस, और यहाँ है Fe2 प्लस। पहले Cr बनाए, 2Cr, हमारा Cr के साथ है SO4, SO4 का होल थ्राइस, इस पर 2 माइनस, तो ये बन जाएगा Cr2। यहाँ 2 से गुणा है, यहीं Cr2 2 नीचे लगा है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और हमें Cr को 2 लाना है, तो जगह Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe पर 3 प्लस, यानी ये हो जाएगा Fe पर 3 प्लस, तो हो जाएगा FeSO4 का होल थ्राइस, इस पर 2 माइनस, तो हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। हमारे पास H2O कितना है, 7 प्लस 7H2O प्लस K2SO4। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। देखिए अभिक्रिया क्या था, यही तो था, K2SO4 6FeSO4 प्लस 7H2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस। Fe2 में 6 से गुणा है, यहाँ पे Fe2 में 6 से गुणा, यहाँ पे 6 से गुणा करना भूल गए, तो Fe2 में 6 से गुणा 2 है, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, हाँ, प्लस 7H2O प्लस K2SO4। ये आपकी अभिक्रिया संतुलित हो गई। इस अपक्रिया को ऑक्सीकरण विधि से संतुलित करने में 2 अर्धरेडाक्स अपक्रियाओं के बारे में बांटा हमने। पहला, एक का ऑक्सीकरण, एक का अपचयन होगा। दोनों भागों में, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में हम पहले अम्लीय माध्यम में हो गई, जिसमें हाइड्रोजन की कमी है, उधर H2O जोड़ देंगे, उसके दूसरे पक्ष में उतना H+ जोड़ देंगे, फिर हम प्लस माइनस यानी आयनों को संतुलित कर देंगे। दोनों अर्धरेडाक्स समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद Cr2 डबल माइनस किसके साथ लगा था, K के साथ, तो उनके आयनों के रूप में लिख देंगे और हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक उदाहरण देते हुए प्रकाशिक समवायिता को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक समवायिता, पहले ही आप बहुविकल्पीय के यफ ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा प्रकाशिक समवायिता। प्रकाशिक समवायिता त्रिविम समवायिता का उदाहरण है जिसका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो। प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसे त्रिविम समवायी जिनके अणुसूत्र समान लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्रिया भिन्न भिन्न होने के कारण इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे समवायी को प्रकाशिक समवायी तथा पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रकाशिक समवायिता। इसका एग्जाम्पल हम पहले ही करा चुके हैं, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक अम्ल, और ये 3 फॉर्म में पाया जाता है और ये इसी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न यफ खंड में हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी क्वांटम संख्या तथा उसके प्रकारों के बारे में हमें पूरा विस्तृत बताना है कि क्वांटम संख्या क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। तो क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं। क्वांटम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार आदि की विवेचना करती हैं उन्हें बोलते हैं क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या ऊर्जा बताएगी, आकार बताएगी, कहाँ स्थित है ये बताएगी, आदि के बारे में जानकारी दे, जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी दे, उसी को बोलेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4। जो सबसे पहला हमारा वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे पहला पॉइंट हो जाएगा, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह कोषों के आकार को बताता है कि किस कोष में है, तो n का मान कोषों की संख्या के बराबर होता है। जो कोष रहेगा उसी के लिए n का मान, मान लीजिए पहला कोष है तो n का मान 1, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 1। दूसरा कोष है तो मुख्य क्वांटम संख्या 2। तीसरा कोष है तो n का मान 3। तो कोषों की संख्या को बता रहा है तो कोष की मुख्य ऊर्जा स्तर को बताएगा ये। तो मुख्य क्वांटम संख्या कोषों की मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। यह कोषों की संख्या के बराबर होती है। जैसे हम कोष पढ़े के कोष, यल कोष, यम कोष, यन कोष। तो यन का जो मान होगा इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 ये होगा। ये आपकी हो गई पहली मुख्य क्वांटम संख्या। अगली जो क्वांटम संख्या है उसे हम बोलते हैं द्विंगसी क्वांटम संख्या। द्विंगसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को यल से, स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार कोष को बांटा गया उपकोष में, ऐसे ही मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बता रही थी, तो द्विंगसी क्वांटम संख्या उपकोष को बताएगी। उपकोष को, जैसे अब हम द्विंगसी क्वांटम संख्या ये बताएगी उपकोष को। इसे स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं और यह उपकोष को व्यक्त करती है कि किस उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन रह रहा है। उपकोष की, और ये मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। तो द्विंगसी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। चूंकि उपकोष की संख्या हम जानते हैं, उपकोष होता है S, P, D, F। इसके लिए जो यल का मान होगा वो होगा 0, 1, 2, 3। ये आपके 4 उपकोष हैं, S, P, D, F। इनके लिए जो यल का मान है द्विंगसी क्वांटम संख्या, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। हमेशा जो यल का मान है वो n के मान के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि यल का मान n के मान के बराबर होता है। और कहाँ से? 0 से लेकर n-1 तक होता है, 1 तक। जैसे क्वेश्चन था यल बराबर 3 के लिए यल का कितने मान होंगे, तो यल के 3 मान होंगे, 0 से n-1।
3 में 1 गई 2 यानी 0 1 2 1 2 3 यानी n के मान के बराबर और 0 से लेकर n-1 तक। ऐसे बराबर n बराबर 4 के लिए पूछ ले तो हो जाएगा 4 में 1 गई 3 यानी 0 1 2 3 4 1 2 3 4 n का मान l के मान के बराबर और 0 से n-1 4 में 1 गई 3। यह होता है दुंगसी क्वांटम संख्या। ये उपकोष को बताता है, उपकोष के आकार को बताता है। अगला आपका तीसरा क्वांटम संख्या है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की जानकारी देती है कि उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं और उपकोष को यल से लिखते हैं। तो किसी यल के लिए जो m का मान होता है वो होता है -L2 + L अथवा +L2 -L। जैसे हम मान लीजिए एक ऑर्बिटल ले रहे हैं s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 तो m का मान भी आ जाएगा 0। अगर हम मान लीजिए p ऑर्बिटल, तो p में कितने 3, तो इसके लिए l का जो मान होगा वो होगा p के लिए 1, तो ये हो जाएगा -1 0 + 1, तो ये मान हो जाएगा m का -L2 + L या +L2 -L। ऐसे d उपकोष के लिए d में कितने हैं 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और d उपकोष के लिए जो l का मान होता है ये होता है 2, तो जो इसका m का मान होगा ये होगा -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 और +2। किसी m के लिए l के लिए m का जो मान होता है वो होता है 2l + 1। मान पुट करके हम देख लें। जैसे यहाँ मान है 0 l का मान, तो 2 × 0 + 1 यानी m का 1 मान आएगा। अगर हम वैल्यू पुट करके देखें यहाँ 1 मान लीजिए l बराबर 1 है, तो m का मान आ जाएगा 2 × 1 + 1, 2 का नम 2 1 3। देखिए m के 3 मान है 1 2 3 3 मान है। यहाँ पुट करके देखें m बराबर कुल मान, एक मान होता है -L से +L, अब पूरा गिनो, ना गिन पाओ तो फार्मूला लिख दो। l का मान है 2 + 1 2 दूनी 4 1 5 1 2 3 4 5। सबसे आखिरी क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं चौथे को चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 प्रकार से होती है। किसी ऑर्बिटल में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके जो चक्रण होते हैं वो अपोजिट होते हैं। एक ऑर्बिटल में मान लीजिए क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉक, मतलब एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। एक की स्पिन मान लो अप रहेगी तो एक की स्पिन डाउन रहेगी। तो इसके लिए जो यस का मान होता है ऊपर वाले के लिए +हाफ और जिसमें स्पिन नीचे होती है डाउन स्पिन एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, उसके लिए यस का मान -हाफ होता है, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन को बताती है। और किसी यस के लिए जो यन के लिए यस का मान होता है ये होता है 2n²। ये अष्टक के नियम को पालन करता है। चौथा कोष 4 4 चौक 16 16 दूना 32, यानी सबसे बाह्यतम कोष में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह इस नियम की भी पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है आपका, सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं? HCl और CO2 का हमें बनाना है। सहसंयोजक आबंध हम जानेंगे। जैसा हम जानते हैं सहसंयोजक आबंध, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर कोई 2 परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है तो सहसंयोजक। अगर आदान प्रदान से बंध नहीं मतलब आदान प्रदान हो रहा है तो आयनिक बंध।
अगर आदान प्रदान से बंध नहीं बन रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की हो रही है साझेदारी, मतलब दोनों के खाते में बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस प्रकार बने बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक। तो हम पहले सहसंयोजक बंध जानेंगे कि जो हमारा सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो कोई भी 2 परमाणु होगा, 2 परमाणुओं में कोई 2 परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन की हो बराबर साझेदारी, बराबर साझेदारी, उससे जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जैसे एग्जाम्पल हमसे पूछे इसमें कि HCl एवं CO2 के उदाहरण द्वारा सहसंयोजक बंध बताइए, तो किन्हीं भी 2 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल पूछा HCl का, H के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 1 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अष्टक पूरा, इसने 1 ले लिया, इसका अष्टक पूरा। 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा 2। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो इसे बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंध। ऐसे एग्जाम्पल पूछा अगला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, C और 2 ऑक्सीजन लगे हैं। चूंकि हम ऑक्सीजन पर जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 का 6। ऐसे इधर वाले ऑक्सीजन पर भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 चाहिए, कार्बन के बाह्य कोश में 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा 6 2 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा 6 2 8। चूंकि साझेदारी बराबर की होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लेगा इससे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 था 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8। और 2 इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल सहसंयोजक, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विसहसंयोजक बंध बन गया। यानी ये बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में द्विसहसंयोजक बंध और HCl में एकल सहसंयोजक बंध। अगला प्रश्न है उपसहसंयोजक बंध व हाइड्रोजन बंध को समझाइए। देखिए उपसहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध 2 बार इसमें आ चुका है और 2022 वाले पेपर में भी 2 बार आया था। तो हाइड्रोजन बंध बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता रहे हैं सहसंयोजक बंध क्या है। सहसंयोजक जो बंध है, सॉरी उपसहसंयोजक, ये एक प्रकार का सहसंयोजक बंध, देखिए आगे उप लगा है। बस इसमें जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसमें देने वाला केवल एक परमाणु रहता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर बराबर साझेदारी हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर देगा तो कोई एक परमाणु देगा। जो परमाणु देगा उस पर उसे दाता परमाणु, और जो परमाणु लेगा उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। जैसे हम बना रहे हैं NH4Cl, तो ये देगा NH4+ और Cl-। बहुविकल्प में पढ़ चुके हैं कि इसमें आयनिक बंध भी पाया जाता है, प्लस और माइनस। अब हम NH4 का बना रहे हैं। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 3 2 5, और बगल में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये आपका बन गया NH3, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और ये आपका बन गया NH3। हमें बनाना है NH4 का, यानी H+ के पास, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो H+ के पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये H+ को दे देगा। और जब साझेदारी ना हो, साझे का इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु दे, तो उसे बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो ये नाइट्रोजन बना लिए NH3 और ये बन गया उपसहसंयोजक बंध H। तो उपसहसंयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी अष्टक पूरा है 2 2 4 2 6 और 2 8।